नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पुलिस मुख्यालय पर राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी का आयोजन। सीएम धामी ने डीजीपी से लेकर एसपी एसएसपी से लिया अपडेट। साइबर क्राइम को लेकर चर्चा। लोहाघाट में नगरपालिका की कार्रवाई। 3 दुकानों को किया सील। अवैध रूप से चल रही थी मीट और कबाड़ की शॉप। चारधाम यात्रा को लेकर के व्यापक तैयारियां। पुलिस ने ट्रैफिक प्लान के लिए बनाई कार्य योजना। यात्रा को 15 जोन और सेक्टर्स में बांटा। चक्राता में विशु पर्व की धूम। लोक परंपरा और संस्कृति की दिखाई दे रही छटा। लोग एक दूसरे के गले लगकर दे रहे बधाई। चावल को पीसकर बनाए जाते हैं व्यंजन। उत्तराखंड में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। पर्यटकों के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवागमन पर रोक। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में तेज हवा चलने का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी के अवसर पर लगभग 3 घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और इस दौरान पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी एसपी एसएसपी से उनके विभाग की स्थिति का अपडेट लिया। यहां कानून व्यवस्था के साथ में साइबर क्राइम के मसले को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की सुरक्षा के साथ ही कावड़ यात्रा और 2027 में होने वाले कुंभ मेले को लेकर के भी चर्चा की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस लगातार बेहतर काम कर रही है। आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर, साथ ही किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। लोहाघाट नगर की सब्जी मंडी में अवैध रूप से चल रही मीट व कबाड़ की दुकानों पर पालिका ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी के नेतृत्व में 3 दुकानों को सीज कर पालिका के ताले लगाकर नोटिस चस्पा किया। अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट की सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी की दुकानें खोलने के लिए दुकानें आवंटित की गई हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इन दुकानों में अवैध रूप से मीट व कबाड़ की दुकान संचालित की जा रही थी। सूचना पर पालिका और राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सीज कर दिया तथा कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो उन दुकानों को भी सीज किया जाएगा। गई गई हैं जो दुकानें हैं वो सब्जी मंडी के लिए उपयुक्त की जाती हैं, बट यहाँ कुछ लोगों द्वारा दुकानों का प्रयोग मांस विक्रेता के लिए और कुछ कबाड़ी की दुकान यहाँ खोल के बैठे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए उनको पूर्व में नोटिस भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, समय भी उनको पर्याप्त दिया गया है। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई हरकत नहीं दिखाई है। इसलिए हमने एक सख्त कदम उठाते हुए इनकी दुकानों को सील किया। अभी फिलहाल 2 दुकानें सील की गई हैं, आगे भी नोटिस दिए गए हैं। अगर उनका भी जवाब नहीं आता है तो उनको भी सील किया जाएगा। वहीं रामनगर में शिवलालपुर चुंगी इलाके में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का जमकर विरोध हुआ। शिवलालपुर क्षेत्र में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जब यह मीटर लगाए जा रहे थे तो वहां रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व में भी रामनगर के कई इलाकों में यह मीटर लगाने की कार्रवाई की गई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा फिर से यह मीटर जबरन घरों व दुकानों पर लगाए जा रहे हैं, जिसका स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मीटर की कीमत 25,000 रुपये उपभोक्ता से बिल में जोड़कर ली जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी से यह मीटर लगाने की बात करते हुए सहयोग की अपील कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मीटर जंप करने के साथ ही इसमें रीडिंग भी ज्यादा आ रही है और लोगों का लाखों रुपए का बिल आ रहा है।
विद्युत उपभोक्ता जब कनेक्शन की डिमांड विभाग से करता है तो एक अनुबंध उनके बीच में होता है स्टाम्प पे, तो उसमें जो टैरिफ है वो भरने के लिए उपभोक्ता बाउंडेड है और बिजली 24 घंटा बिना बाधित आपूर्ति देने के लिए विभाग अनुबंधित है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक तो अभी हफ्ते भर पहले बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया गया, 5.5% रेट बढ़ा दिए, स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए, जगह जगह विरोध हो रहा है। रामनगर में ही हम ही लोग कई जगह विरोध कर चुके हैं, फिर भी ये लोग चोरी छुपे किसी भी एरिया में जाते हैं और मीटर लगाना शुरू कर देते हैं। 25,000 रुपया इस मीटर की कीमत है जो बिल में बाद में जुड़ के आएगी। और इन मीटरों के बारे में जो आशंका जताई जा रही थी कि ये जंप कर रहे हैं, ओवर रीडिंग दे रहे हैं, ज़्यादा बिल दे रहे हैं, उसका प्रमाण अभी हल्द्वानी में देखने को मिला है कि 46,11,000 का बिल एक व्यक्ति का आया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस ने बीते वर्ष की यात्रा समाप्त होने के बाद से 2025 चारधाम यात्रा की व्यापक तैयारी शुरू कर दी थी। इस साल के लॉन्ग वीकेंड चारधाम और शीतकालीन यात्रा के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ट्रैफिक, यातायात सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष एहतियात रखे गए हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि ट्रैफिक प्लान से लेकर सभी लैंडस्लाइड जोन्स की कार्य योजना बना ली गई है। 25 अप्रैल तक फोर्स की तैनाती कर दी जाएगी। चारधाम यात्रा को 15 सुपर जोन और विभिन्न सेक्टर्स में बांट दिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों को उपकरण प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड पुलिस देश और विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम बनाने के पूर्ण रूप से तैयार है। 30 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के पट खुल रहे हैं और साथ साथ 2 मई को श्री केदारनाथ और 4 मई को श्री बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं पहले ही से चलती आ रही हैं और अभी 2 क्रम की मीटिंग हुई मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसमें कंसर्निंग सारे डिपार्टमेंट्स से बात की गई। उनको जो भी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड समस्याएं थी, रोड्स को लेके, बॉटलनेक्स को लेके, विशेषकर जो जाम जो लगता है ऋषिकेश में, विकास नगर में और शहरों में जो ट्रैफिक का जाम होता है, इन पर्टिकुलर जब लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं और चारधाम का जो ट्रैफिक होता है वो एक चैलेंज होता है। तो उसको दूर करने के लिए कहाँ से हमें डाइवर्जन करने हैं और जहाँ से हम डाइवर्ट करें तो उन डाइवर्जन की जो रोड्स हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है और उस पर काम भी कर लिया गया है। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में हर साल बड़ी संख्या में प्राकृतिक आपदा आती है, जिसके कारण हर साल बड़ा नुकसान भी होता है, जो खासकर मानसून के दिनों में देखने को मिलता है। हालांकि हर साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर मानसून के सीजन में आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी करती हैं, जिससे जान और माल के नुकसान से बचाव किया जा सके। वहीं इस साल भी उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर आगामी मानसून सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी को पुख्ता करने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का कहना है कि मानसून सीजन के लिए लगातार विभाग तैयारी में जुटा है और आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं इस साल आपदा प्रभावित क्षेत्र में पुनः निर्माण करने और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए भी राज्य सरकार ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के पास वित्तीय अधिकारों को बढ़ा दिया गया है। विभिन्न तरह की आपदाएं आती हैं, साल भर आती रहती हैं कि हम लोग आपदा की दृष्टि से बड़े संवेदनशील हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और एनडीएमए से रिक्वेस्ट किया था, तो एनडीएमए ने मॉक ड्रिल के लिए समय दिया हमको। मॉक ड्रिल 24 तारीख को है, उसकी तैयारी बैठक आज थी। मॉक ड्रिल में हम लोग देखेंगे कि कई प्रकार के सिनेरियो, जैसे कहीं भूस्खलन होता है तो किस तरह से हमारा रिस्पांस होगा, कहीं बाढ़ आती है तो कैसा रिस्पांस हमारा होगा, कहीं लैंडस्लाइड होता है, पत्थर गिरते हैं, कहीं चक्का जाम हो जाता है, कहीं भगदड़ हो जाती है, कहीं रास्ता बंद हो जाता है,
कहीं कोई पुल टूट जाता है। ऐसे कई तरह के सिनेरियो होते हैं, कई तरह की घटनाएं जो संभावित होती हैं। उस स्थिति में हमारे जनपद का रिस्पांस किस तरह से होगा, उसकी तैयारी को परखने के लिए मॉक का आयोजन किया गया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून जिले के चक्राता जनजाति क्षेत्र जोनसार वावर में आजकल करीब एक सप्ताह तक मनाए जाने वाले विशु पर्व की धूम है, जो बैसाखी के दिन से लगातार अलग अलग स्थानों पर पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मनाया जाता है। और इसी क्रम में ठाणा डानड़ा में 130 वर्ष पूर्व से आयोजित हो रहे विशु गनियात पर्व पर यहाँ की लोक परंपरा और संस्कृति की छटा देखने को मिल रही है, जिसमें भारी संख्या में पहुंचकर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। यह पर्व हिंदू नववर्ष और नई फसल के आगमन पर शुरू होता है। इस मौके पर जोनसार वावर के प्रत्येक परिवार में चावल को पीसकर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस पर्व की शुरुआत उरांस के फूलों को फुलियात के दिन मंदिरों में चढ़ाने के साथ होती है। तीज त्योहार मेले ये क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सबसे पहले मैं इस पे बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि आज नहीं, आज ये 128-30 साल पहले से ये मेला बनाया जा रहा है। आज के संदर्भ में देखें तो शायद हो सकता है कि इसका कोई औचित्य ना हो, लेकिन अगर आप 130 या 100 साल पहले भी जाते हैं, उस समय ये कोई साधन नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो लोग क्या करते थे, आपस में 2-4 गांव मिलके, 1-2 खत मिलके ऐसे मेले का आयोजन किया जाता था, जिसमें सब लोग आते थे। इसी बहाने इस जैसे आप पता है कि ये 13 अप्रैल से शुरू हो गया और ये 16 अप्रैल 4 दिन का जो ये विश्व पर्व है, इसमें सारे घरों की सफाई की जाती है। इवन जो छानियाँ है यहाँ पे उसकी भी सफाई की जाती है। ये पर्व हमने भी सुना है कि 128 साल से हमारे ग्रामवासी इसको मना रहे हैं, तो हम लोग इसमें बहुत खुशी से, हम लोग सब देहरादून रहते, दूर दूर पूरे इंडिया में आज के डेट पर हम जौनसारी फैले हुए हैं, जौनसार बावर के लोग। तो हम लोग इस विशु है, दिवाली में, तो हम सोचते हैं कि हमें घर आना चाहिए और घर आके हम लोग इसका मतलब संग्रांद से हम इसको तैयारी कर रहे हैं कि हमें विशु ठाणा डाना मेले के लिए अपनी तैयारियां करते हैं। तो हमारे गांव वाले आते हैं, पहले गांव में ढोल बजता है और गांव वाले सब इकट्ठे होके हम ठाणे डांडे आते हैं, लेडीज़ और जेंट्स, और उसके बाद हम लोग सब लोग इकट्ठे होके थात पे आते हैं। वहाँ पे सब लोग अपना डांस करते हैं, कल्चर हमारा डांस है, जैनता लगाते हैं, रासो लगाते हैं और एक सामूहिक नृत्य होता है जिसमें कि गाना गाते हैं हम लोग और उसमें हम अपनी पुरानी संस्कृति को याद करते हैं। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से तेवर अपनाने वाला है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश, अंधड़, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी जनपद में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। जबकि शनिवार को देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रविवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे से जुड़े कार्मिकों की ओर से आयोजित स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में आए ऊर्जा निगमों के कार्मिकों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि ऊर्जा निगमों के समर्पित कार्मिक हर मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उत्तराखंड के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती गांवों तक निरंतर विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र के विकास में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि जब इस राज्य की नींव रखी जा रही थी तब राज्य को ऊर्जा प्रदेश के रूप में स्थापित करना भी एक ध्येय था, संकल्प था, तो हमें इस संकल्प को भी आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस निष्ठा और लगन के साथ कार्य करते रहेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को पावर सरप्लस राज्य बनाने में अवश्य ही सफल होंगे। झांसू की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मेरे साथ श्री अजय टम्टा जी भारत सरकार के मंत्री भी थे। तो मैंने उनको कहा, अजय भाई इधर देखो नीचे एक जगह। तो बोले क्या है क्या है? मैंने कहा यहाँ सूर्य घर की जो है ये खेती हो रही है। आप लोग जाएंगे ना कभी, ऐसे दिखाई देगा कभी आपको किसी में जाने का अवसर मिलेगा जब भी, तो आप देखिएगा कि हमारे उत्तराखंड में जगह जगह पर सुंदरम जी आपने और आपकी टीम ने जो प्रयास किया है, सब जगह पर हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा की खेती हो रही है। इस तरह से लगातार काम चल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एक और जहाँ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं हजारों लोगों को आज रोजगार से जुड़ने का भी अवसर इसके माध्यम से मिल रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और हमारा प्रयास है कि सभी हमारे सरकारी दफ्तर इससे आच्छादित हो जाएं और आप सब लोग तो चूंकि ऊर्जा के क्षेत्र में काम करते ही हैं, इसको और प्रोत्साहन देना। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार अरबी मदरसों को लेकर बेहद गंभीर है। अरबी मदरसों के छात्र भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, उन्हें भी दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुफ्ती शमून कासमी मंगलवार देर शाम दिल्ली जाते समय मंगलोर गोल्डन ढाबे पर रुके, जहां उनका अरबी मदरसों के उलेमाओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कासमी ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जो अरबी मदरसे अभी औपचारिकताएं पूरी करते हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। कासमी ने कहा कि मदरसों पर कार्रवाई कोई बदले की भावना से नहीं, बल्कि जो अरबी मदरसे औपचारिकताएं पूरी नहीं करते उन पर सील लगाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह किया, अगर कांग्रेस चाहती तो आज मुसलमान बहुत आगे होते। वक्फ संपत्ति के ऊपर चल रहा है मामला, किसी को पता ही नहीं कि वक्फ बिल में है क्या चीज। गुमराह कर रहे हैं लोग, क्यों गुमराह कर रहे हैं? उन्हीं मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों के बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं उनके प्रॉपर्टी के ऊपर। आप बताइए 12,000 करोड़ जिससे अर्जित किया जा सकता था वो 170 करोड़ रुपए दे रही है। तो ये तुम्हारे बच्चों का हक इनके घरों में जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मदरसों के बारे में जहाँ तक है, हम पूरा हमारा प्रयास है कि आपको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन जो NCERT आप धार्मिक एजुकेशन दें, उसके साथ साथ आप जो बच्चों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन भी दें, ताकि आने वाले तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। राजधानी देहरादून में डेंगू ने समय से पूर्व दस्तक दी है। जिले में 2 दर्जन से अधिक मामले सामने आ गए हैं। वहीं जिसके बाद नगर निगम देहरादून ने डेंगू की रोकथाम के लिए कमर कस ली है। देहरादून शहर में डेंगू के मच्छर और लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं मेयर देहरादून ने नगर निगम से 5 एंटी लार्वा टेकर्स को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा देहरादून के 100 वार्डों में 130 फॉगिंग मशीन और 4 बड़ी फॉगिंग मशीन निरंतर लार्वे को नष्ट करने का कार्य करेंगी। मेयर ने चेतावनी दी कि अगर कोई डेंगू के लार्वे के प्रति लापरवाही दिखने वाले पर भी चालान की कार्रवाई की जाएगी। संभावना हमें भी लगता है कि ज़्यादा डेंगू फैलने की संभावना है। उसके लिए निगम ने भी अपनी पूर्ण रूप से कमर कस ली है। आप देखेंगे लगातार हमारे 130 तो यहाँ पे छोटी फॉगिंग मशीनें हैं, सारे वार्डों में जाएंगी, गली गलियों में जाएंगी। साथ ही सारे वार्डों के लिए हमने 4 जो हैं वो हमारी जो बड़ी मशीनें जो हैं उसके द्वारा भी फॉगिंग की जाएगी। साथ ही एंटी लार्वा जो हमारे टैंकर्स हैं 5 अभी हैं
जो हम आज यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और 15 तक इस संख्या को भी लेके जाएंगे। ये जो बड़े जो हमारे जो फॉगिंग मशीन है, ये भी हम 4 से बढ़ाकर ज़्यादा करने वाले हैं। निश्चित तौर पे देहरादून शहर के अंदर पूर्ण रूप से नगर निगम ने अब इस समय ठान लिया है कि डेंगू मुक्त अपने निगम को करेंगे, और साथ ही लार्वा के संबंध में जहाँ भी हमको पाई जाती कोई अनियमितता है और किसी भी प्रकार के कोई संस्थान या किसी भी प्रकार से अगर वहाँ पे लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चंपावत जनपद के गोरल चौड़ मैदान और लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में नगरपालिका स्तरीय बालक बालिका चयन की शुरुआत हुई। यह ट्रायल जिले के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की खोज और चयन के लिए किया जा रहा है। कुल 12 खेलों के लिए हो रहे ट्रायल से चयनित खिलाड़ियों को जिला स्तर पर हिस्सा लेने का मौका होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन विष्ट ने बताया, ट्रायल प्रक्रिया को 4 आयु वर्गों में बांटा गया है। ब्लॉक स्तर पर बालक वर्ग के ट्रायल 21 अप्रैल को और बालिका वर्ग के ट्रायल 22 अप्रैल को होंगे, जबकि जिला स्तरीय ट्रायल 25 अप्रैल से शुरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आज 17 तारीख को हमारे नगरपालिका स्तरीय चयन हो रहे हैं, जिसमें बालक वर्ग में 3 बालकों का चयन जिला स्तर प्रत्येक खेल में प्रत्येक आयु वर्गवार जनपद स्तर हेतु किया जाएगा, और 19 तारीख को बालिका वर्ग में यहाँ पर चयन प्रक्रिया गोरल चौड़ फील्ड में की जाएगी, जिसमें 2 बालिकाएं प्रति खेल प्रति आयु वर्गवार उनका चयन जिला स्तर हेतु किया जाएगा, और 21 और 22 को हमारे यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 बालक और 5 बालिकाओं का प्रत्येक खेल एवं आयु वर्गवार उनका चयन जिला स्तर हेतु किया जाएगा। जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हैं वो 25 तारीख के बाद प्रारंभ की जाएंगी, और उसमें विभिन्न विधाओं में हमारे टनकपुर स्टेडियम में उनका आयोजन किया जाएगा। मैं चंपावत जिले का निवासी हूँ। मुझे 2024 और 25 में माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत 24,000 की धनराशि प्राप्त हुई थी। धनराशि से मैंने वॉलीबॉल और बहुत उसके किट राज्य स्तर पर प्रतिभा करने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार करता हूँ। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।